हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जहाँ ख्वाबों की दुनिया में वांग जी हमेशा विंग को सिर्फ अपने साथ देखता था, वही रियलिटी ख्वाबों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि रियल लाइफ में विंग अक्सर अब सिर्फ मेंग्याओ के साथ ही नजर आता था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। वांग जी हमेशा से विंग को सिर्फ अपने लिए चाहता था। वांग जी अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो विंग के लिए ऐसा फील क्यों कर रहा है, पर वो किसी और के साथ विंग को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। जिस वजह से जब भी वांग जी विंग के साथ मेंग्याओ को देखता था, कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। ऊपर से वांग जी का गिल्ट उस पर दिन ब दिन हावी होता जा रहा था। वांग जी को अब ऐसा फील होने लगा था कि अगर वो विंग के साथ धोखा नहीं करता तो शायद आज विंग उसके साथ होता। यही सोचते हुए वांग जी को अब अपने आप ही गुस्सा आने लगता था। वांग जी का ये बदला बिहेव किसी से भी छुपा नहीं था, खासकर लैन सिचेन, लैन हुसैन और लैनी। वो तीनों वांग जी को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे थे। वांग जी का ये बदला हुआ बिहेवियर, उसका बात बात पे गुस्सा हो जाना, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो तीनों भी समझ चुके थे कि वांग जी विंग के लिए फीलिंग्स रखता है। इनफैक्ट सिर्फ फीलिंग्स नहीं रखता, वांग जी विंग से डीपली प्यार करने लगा है। और वो तीनों भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता था कि जो वांग जी ने विंग के साथ किया है, उसके बाद विंग वांग जी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर वांग जी का ऐसे ही बिहेव रहा तो वांग जी एक तो खुद को हर्ट कर लेगा, या तो विंग को फिर से बुरी तरीके से हर्ट कर देगा। यही सोचते हुए लैनी, लैन सिचेन और हुसैन बहुत ज्यादा परेशान थे, ना सिर्फ वांग जी के लिए बल्कि विंग के लिए भी। वही दूसरी तरफ वेन रोहान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अभी भी यिलिंग का वो बैरिकेड तोड़ ही नहीं पा रहा था। विंग बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, ये वेन रोहान ने सुना तो था, पर इस बैरिकेड को देखकर और उसकी पावर को महसूस करके वेन रोहान को आज सच में विंग की पावर का असली अंदाजा हो रहा था। एक्चुअली यिलिंग और यिलिंग पेट्रियार्क दोनों भी शांत थे, जिस वजह से वो नॉर्मली किसी पर भी डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे। वो अटैक तभी करते थे जब कोई आगे से उन्हें उकसाता था या फिर पहले उन पर अटैक करता था। और विंग हमेशा सामने वाली की पावर्स देखकर ही अपने पावर्स का यूज करता था। मतलब अगर उसके सामने उसका जो अपोनेंट है वो बहुत कमजोर होगा तो विंग ऑब्वियसली उस पर स्ट्रांगली पावर्स का यूज नहीं करेगा, वो उसके साथ अपने नॉर्मल पावर्स के साथ ही लड़ेगा। ये विंग का तरीका था, जिसके साथ जैसा है वो वैसा ही उसके साथ लड़ता था। जिस वजह से कहीं ना कहीं वेन रोहान को विंग के बारे में गलतफहमी हो चुकी थी। वेन रोहान को लगता था कि विंग को यूं ही कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर कहा जाता था, पर आज जब वेन रोहान ने इस बैरियर को देखा तब उसे समझ में आया कि क्यों विंग को द ग्रेट ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन और प्योर कल्टीवेशन कहा जाता है। क्योंकि सच में आज भी यिन लोहा होने के बावजूद भी वेन रोहान विंग के सामने कमजोर है। आज भी वेन रोहान यिन लोहे के साथ भी विंग का सामना नहीं कर सकता, पर फिर भी वेन रोहान को तो अपनी ताकत पर और यिन लोहे पर बहुत ज्यादा ही गुरूर हो चुका था, जिस वजह से उसे ऐसा लगता था कि विंग बस ये बैरिकेड ही सेट कर सकता है। वो अगर वेन रोहान से लड़ने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली वेन रोहान यिन लोहे की हेल्प से विंग को हरा देगा और उसे अपने वॉकिंग क्रॉप्स में से एक बना लेगा। उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग वॉकिंग क्रॉप्स विंग होगा। यही सोचते हुए वेन रोहान विंग को हराने के सपने देखने लगा था। पर वो कहते हैं ना, किसी की भी पावर को उसकी हालात, हुलिया या एज देखकर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी दिखने वाली गोली भी आपको जान से मारने की ताकत रखती है। पर ये बात वेन रोहान को समझने में अभी वक्त लगेगा। वही यिलिंग में अब मेंग्याओ और विंग के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। सबको मेंग्याओ का नेचर बहुत ज्यादा पसंद आया था विंग के लिए। कहीं ना कहीं ये खबरें विंग तक भी पहुंच रही थी, पर विंग इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था, ना ही वो मेंग्याओ को ऐसे कुछ इंटेंशंस दे रहा था अपनी तरफ से कि मेंग्याओ इन सब रूमर्स को सच समझने लगे। अगर कहा जाए तो विंग ना ही इन रूमर्स को सच साबित कर रहा था, ना ही झुठला रहा था, वो बस इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
क्योंकि वांगजी चाहता था कि विंग इन सब रूमर्स को क्लियर करे और मेंग्याओ को सबके सामने रिजेक्ट करे, पर विंग वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। ना ही उसका कोई ऐसा इंटेंशंस था और ना ही कोई इरादा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। हर कोई वांगजी, विंग, मेंग्याओ तीनों का बिहेवियर नोटिस कर रहा था। मेंग्याओ को तो दूर से देखकर ही लगता था कि वो विंग के लिए कुछ ना कुछ फील करने लगा है। वही वांगजी को भी देखकर ये साफ समझा जा सकता था कि वो मेंग्याओ और विंग की नजदीकियों से कितना ज्यादा जेलस फील करता है। इन दोनों की बात छोड़कर अगर बात विंग की जाए तो उसने तो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाना ही छोड़ दिया था। वो ना किसी के बात का सही से जवाब देता था, ना किसी को रिफ्यूज करता था। वो बस सबकी बातें सुनता था, सबको ठीक से ऑब्जर्व करता था और अपनी ताकतों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि इन सब बातों का अभी उसके पास ना जवाब था ना वक्त था इन सब चीजों को देने के लिए। उसे अभी सिर्फ वैन रोहान और अपनी पावर्स पर ही फोकस करना था, क्योंकि गलती से भी अगर वो ये बैटल हार जाता है तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, जो विंग बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। विंग अपने सामने इतने सारे इनोसेंट्स की जान को जाते हुए नहीं देख सकता, वो भी तब जब विंग जानता है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा सकता है। तो वो इन सब फालतू की बातों में आकर किसी पर भी खतरे को बढ़ा नहीं सकता था, जिस वजह से वो बस अपनी गोल्डन कोर, अपनी प्योर एनर्जी, अपनी डार्क एनर्जी पर वर्क कर रहा था। ऐसे ही और 10-12 दिन बीत जाते हैं। विंग को पता चल चुका था कि वैन रोहान ने यीलिंग के आसपास वॉकिंग क्रॉप्स को छोड़ दिया है और अब वो वॉकिंग क्रॉप्स उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी भी विंग का बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेड नहीं, बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो वॉकिंग क्रॉप्स अब तक विंग के बैरियर को कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जियांग चैंग भी ये सारी बातें समझ सकता था, पर वो इस बात से खुश भी था कि इतने वॉकिंग क्रॉप्स के लगातार अटैक की वजह से भी उस बैरियर पर एक खरोच भी नहीं आई थी। वही विंग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये बैरियर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर ये यिन आयरन के वार को ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा और बहुत जल्द ये बैरियर भी टूट जाएगा और तब पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वैन रोहान के सामने होगा। विंग तो यिन आयरन के वार को झेल भी सकता है, पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो और चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हो, वो यिन आयरन का एक वार भी नॉर्मल झेल नहीं सकते। वो सीधा यिन आयरन के एक नॉर्मल वार से ही मर जाएंगे। यही सोचते हुए विंग अब सीधा वार के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि अब उसके पास वक्त नहीं बचा था। ऐसे ही और 2 दिन बीत जाते हैं और आज यीलिंग पेट्रियार्क ने सबको मीटिंग हॉल में इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया था। कुछ ही देर बाद उस मीटिंग हॉल में सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर मौजूद हो चुके थे। कुछ देर बाद यीलिंग पेट्रियार्क भी उस मीटिंग हॉल में एंटर करता है और जाकर सीधा अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। विंग एक नजर सब की तरफ देखता है और बाद में अपनी कोल्ड आवाज में कहना स्टार्ट करता है, मैंने आप सबकी रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से देखा है। सारे हीलर्स ने मुझे ये बता दिया है कि आपकी बॉडी इम्प्रूवमेंट अब बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी हेल्थ भी स्टेबल हो चुकी है, तो अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वैन रोहान दिन ब दिन और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और ये बैरियर भी ज़्यादा दिन वैन रोहान के और यिन आयरन के वार को नहीं झेल पाएगा, जिस वजह से हमें अब वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वॉर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स ही जाएंगे, कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर या रॉ कल्टीवेटर इस बैटल में पार्ट नहीं लेगा। यहाँ मौजूद जितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं, जिनकी गोल्डन कोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही इस वॉर का पार्ट बनेंगे और बाकी जो भी रॉ कल्टीवेटर और नॉर्मल कल्टीवेटर हैं, वो सब बस नॉर्मल पीपल्स की यहाँ रक्षा करेंगे। इस वॉर में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक गलत कदम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को खत्म कर देगा, जिस वजह से हर कोई अपने गुस्से को, जिद को, नफरत को साइड में रख के इस वॉर में पार्ट लेगा। और अगर कोई भी कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर सकता तो वो इस वॉर का पार्ट ना बने, क्योंकि आपका एक गलत कदम और जान जाने वाला या जान से हाथ धोने वाला पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड होगा। तो सोच समझ के अपने नेक्स्ट कदम को उठाना। आज से ठीक 2 दिन बाद हम सब बैटल फील्ड के लिए निकलेंगे।
वॉर की सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। आप लोगों को इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं करना, बस मेडिटेशन करके अपनी गोल्डन कोर को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। कोई भी कल्टीवेटर इन 2 दिनों में अपनी सॉर्ड को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी सॉर्ड प्रैक्टिस या कुछ भी और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा। सिर्फ आपको आपकी गोल्डन कोर पर ध्यान देना है और हो सके उतना मेडिटेशन करना है ताकि आपकी गोल्डन कोर को पावर मिल सके, क्योंकि इस वॉर में जितनी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा आपकी पावर्स यूज होने वाली है। सो सॉर्ड को हाथ मत लगाना और बस अपने मेडिटेशन और गोल्डन कोर पर ही ध्यान देना। आई होप कि आप सब मेरी बातें समझ चुके होंगे। इतना बोलकर यीलिंग पेट्रियार्क अपने थ्रोन से उठकर नीचे आने ही वाला था, तभी लान चिंगेजुन आगे आते हैं और वो यीलिंग पेट्रियार्क के सामने बो करते हुए कहते हैं, आपने कहा कि वॉर की सारी प्लानिंग हो चुकी है, पर हमें अब तक उस प्लानिंग का कोई भी अंदाजा नहीं है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो प्लानिंग क्या है? विंग एक बार लैन चिंगेजुन की तरफ देखता है और तुरंत फिर से अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, किसी को भी प्लान जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, सबको बस बैटलफील्ड में मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उन्हें मैं बैटल ग्राउंड में ही दे दूंगा। बस आपके क्लैन को एक बात याद रखनी है, अगर मुझसे चलते जो आपके दिल में नफरत है, मेरे लिए जो आपके क्लैन में नफरत है, उसके चलते गलती से भी कोई गलत कदम मत उठाना, वरना पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। और उसका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी वेन रोहान ने आप सबको दिखा दिया है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी बातें मानेंगे और किस हद तक मानेंगे, क्योंकि अगर ये वॉर हार गए तो वो अलग बात है कि मेरा क्या अंजाम होगा, पर मैं आप लोगों का सबका अंजाम क्लियरली देख सकता हूँ। सो अपनी जान की गारंटी अगर मुझे लेने देना चाहते हो तो हर कोई सिर्फ मेरी बात मानेगा, और अगर नहीं तो जो आपके मन में आए वो आप लोग कर सकते हैं। इतना बोलकर यीलिंग पेट्रियार्क उस मीटिंग हॉल को छोड़कर जा चुका था। सारे कल्टीवेटर्स विंग की सारी बातें मानने के लिए रेडी हो गए थे। इन 2 दिनों में उन्होंने स्वॉर्डमैनशिप से बिल्कुल ही गिव अप कर दिया था। किसी ने भी अपने स्वॉर्ड को इन 2 दिनों में यूज तक नहीं किया था और ना ही करने का डिसाइड किया था, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क भले ही वो एक छोटा सा 20 साल का बच्चा है, पर इन सारे कल्टीवेटर्स की जान बचाने वाला आज वो इकलौता ही इंसान इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बचा है। यही सोचते हुए सब ने यीलिंग पेट्रियार्क की ऑर्डर को फॉलो किया था। वही विंग, वो बहुत ज्यादा ही थक चुका था। इन कुछ दिनों में उसने जरूरत से ज्यादा ताकत का यूज किया था अपनी गोल्डन कोर पर, और अपनी स्वॉर्डमैनशिप पर विंग ने इतना ज्यादा काम किया था कि उसके पास ना सोने का वक्त था ना खाने का, जिस वजह से विंग खुद ही बहुत वीक फील कर रहा था। विंग जानता था कि उसे भी अब अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि बैटल ग्राउंड में सिर्फ वो इकलौता होने वाला है लड़ने के लिए। विंग हमेशा से ही किसी पर भी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करता था, जिस वजह से वो हर चीज को सिर्फ इकलौते के भरोसे करता है। और खासकर जब से उसे वांगजी ने धोखा दिया है, विंग ने किसी पर भी यकीन करना ही छोड़ दिया है। वो समझ चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ आप वो खुद एक इंसान होते हैं जिस पर आपको बिलीव करना चाहिए, बाकी किसी पर भी आपको ना बिलीव करना चाहिए ना उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा दर्द देती हैं। और विंग एक बार वो दर्द, वो धोखा सह चुका है। सो विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग उसका साथ देंगे या नहीं देंगे, उसे बस इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करना है। यही सोचकर विंग उस मीटिंग से सीधा अपने रूम में जाता है और बेड पर अपने आप को फेंक देता है, क्योंकि विंग इन दिनों में बिल्कुल भी सोया नहीं था। जैसे ही वो उस नरम बेड को फील करता है, तुरंत ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और विंग एक डीप स्लीप में चला जाता है। वही दूसरी तरफ नाइट हो चुकी थी और सबको डिनर के लिए बुलाया गया था। उस डिनर हॉल में सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे। यीलिंग में सारे कल्टीवेटर्स का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जा रहा था, जिस वजह से सारे कल्टीवेटर्स बहुत जल्दी हील भी हो चुके थे और खुद को पहले की ही तरह स्ट्रॉन्ग फील भी कर रहे थे। वही सारे लोग डिनर हॉल में मौजूद हो चुके थे और सब विंग का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद डिनर हॉल में
जियांग फैंगमियान एंटर करते हैं, वो सबको बो करते हैं और सबको डिनर स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। नी मिंजू तब सामने आते हैं और जियांग फैंगमियान से पूछते हैं कि यिलिंग पिट्रिया कहाँ है। तब जियांग फैंगमियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ कहते हैं विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है और इन दिनों में उसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, जिस वजह से मीटिंग खत्म होते ही वो सीधा अपने रूम में गया था और वो तब से सो ही रहा है। उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस वजह से किसी ने भी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सो वो अपना रेस्ट ले रहा है। हमें लगता है कि आज यिलिंग पिट्रियाक इस डिनर हॉल में नहीं आएंगे, सो सब अपना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। सब इस बात पर नोट करते हैं और अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर बाद सबका डिनर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। मेंग्याओ जो वैन क्विन और जियांग चैंग के सामने वाली टेबल पर बैठा हुआ था, उसने जियांग चैंग की तरफ एक स्माइली फेस के साथ देखा और कहा, चैंग ब्रदर। जैसे ही जियांग चैंग ने मेंग्याओ की आवाज सुनी, उसने तुरंत मेंग्याओ की तरफ देखा। तब मेंग्याओ ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल को लाते हुए कहा, चैंग ब्रदर, क्या मैं विंग के रूम में उसे देखने जा सकता हूँ? वहाँ सब ने मेंग्याओ की इस बात को क्लियरली सुना था। जियांग चैंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, जब डिनर खत्म हो जाए तब तुम चाहो तो विंग के रूम में जा सकते हो। एक्चुअली विंग के साथ मेंग्याओ बहुत दिनों से था, जिस वजह से वो पहले तो विंग को यिलिंग पिट्रियाक कह के पुकारता था, पर बाद में विंग ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो बाकियों की तरह उसे विंग कहकर पुकार सकता था। तो मेंग्याओ ने भी विंग से कहा था कि वो उसे मेंग्याओ ना कह के याओ कहकर पुकार सकता था, जिस वजह से अब विंग मेंग्याओ को याओ और या विंग को विंग कह के पुकारता था। वही बाकी सब विंग को या तो विंग या तो यिलिंग पिट्रियाक कहकर ही पुकारते थे। सारे जियांग्स तो विंग को विंग कहकर ही पुकारते थे। नीज भी विंग को विंग कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि बचपन से ही नी मिंजो और हुसैन ने विंग को देखा था, जिस वजह से वो सब विंग को विंग कहकर ही पुकारते थे। जिन क्लैन में जिन गोंगशान और महारानी जिन, वो अभी भी विंग को यिलिंग पिट्रियाक कहकर पुकारते थे। वही लैंडसेट भी विंग को यिलिंग पिट्रियाक कहकर ही पुकारते थे। मेंग्याओ के मुंह से विंग का बर्थ नेम सुनकर और ऊपर से जब विंग सो रहा है, तब मेंग्याओ का विंग का रूम में जाने का लॉजिक वांगजी को तो समझ में नहीं आ रहा था, पर ये लॉजिक साइड को विंग को ये सब सुनकर वांगजी को ये सब सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था मेंग्याओ पर और खासकर जियांग चैंग पर कि ये दो पर्सन तो वेन रोहान से भी बड़े उसके दुश्मन बन चुके थे। वेन रोहान तो फिर भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद करना चाहता था, पर ये दो पर्सन वांगजी की पूरी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जिस वजह से वांगजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। वांगजी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेंग्याओ विंग के रूम में जाएगा, वो भी इतनी रात को, तो वांगजी भी पीछे नहीं हटेगा, वो याओ का पीछा करेगा। और अगर याओ ने विंग के साथ उसकी नींद का फायदा उठाकर कोई भी इनएप्रोप्रिएट हरकत करने की कोशिश तो वो तुरंत ही याओ के सर को उसके धड़ से अलग कर देगा। यही सोचते हुए जैसे ही डिनर खत्म हुआ, याओ ने विंग के रूम में जाना स्टार्ट किया। वांगजी भी छुप छुप कर उसका पीछा करने लगा। वांगजी को सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि वो द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पर हांग वांगजुन की टाइटल साइड को ये विंग की बात है, तो विंग के लिए वो उसका अजान है, वो विंग का वांगजी है और इसीलिए विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वांगजी कुछ भी कर सकता है। यही सोचते हुए वांगजी याओ का पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेंग्याओ ने विंग के रूम में एंटर किया और वांगजी ने भी विंडो थ्रू विंग के रूम में एंटर किया और वो कर्टन के पीछे छुप गया। याओ विंग के बेड के पास बैठ गया और वो विंग को बहुत नजदीक से देखने लगा। विंग डीप स्लीप में सोया हुआ था, जिस वजह से उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इन चीजों का कोई अंदाजा नहीं था। याओ विंग की तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर वांगजी अपने गुस्से को बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अपने कर्टन को, मतलब उसके हाथ में जो कर्टन था, उसे लगातार दबा रहा था, जैसे अभी वांगजी चाहता हो कि वो इसी कर्टन से याओ का गला दबा दे, पर उसकी बदकिस्मती वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
वही अगर याओ की बात की जाए तो वो अपने उसी स्माइली फेस के साथ विंग की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने अपने हाथ को उठाया और विंग के फेस के करीब ले जाने लगा। याओ ने विंग के फेस पर हाथ रखा और वो विंग के फेस को सहलाने लगा, जिसे देखकर वांग जी का गुस्सा तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा था। वही अगर बात विंग की जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। ऑब्वियसली उसने महसूस कर लिया था कि उसके रूम में किसी ने तो भी एंटर किया है, पर फिर भी विंग सो रहा था, या यूं कहा जाए सोने का नाटक कर रहा था। विंग ने ऑलरेडी सेंस कर लिया था कि इस रूम में एक नहीं 2 पर्सन एंटर हुए हैं, पर विंग अभी भी ये महसूस नहीं कर पाया था कि वो 2 पर्सन कौन है। कहीं ना कहीं विंग उस सेकंड पर्सन को जानता था जिसने रूम में एंटर किया है, पर विंग एक फर्स्ट पर्सन को नहीं पहचान पाया। इस वजह से जैसे ही विंग को फील हुआ कि उसके फेस पर कोई हाथ रख रहा है, उसने तुरंत उस हाथ को पकड़ा और उस हाथ को मोड़कर अपने नीचे ले लिया और वो अटैक की पोजीशन में आ गया। इस वक्त उन दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेंग याओ बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर विंग ने बहुत स्ट्रांगली याओ का हाथ पकड़ के उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। इन सब चीजों को देखकर वांग जी, उसका गुस्सा तो बस देखने लायक था। बस एक छोटा सा गलत कदम और वांग जी या तो विंग की गर्दन आज बीचेन से अलग कर देगा या तो याओ की। वांग जी बस गुस्से में ये सोच रहा था कि विंग की हिम्मत कैसे हुई उस याओ को अपने इतने करीब आने देने का, उसके इतने करीब जाने की। पर बेचारा विंग वो तो समझ ही नहीं पाया था कि यहाँ याओ है, जिस वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया था। जैसे ही विंग ने याओ को देखा, वो तुरंत याओ के ऊपर से हट गया और उसने याओ को एक कंफ्यूजिंग लुक देते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो याओ? जैसे ही वांग जी ने विंग की वो प्यार भरी ट्यून सुनी याओ के लिए, सच में वांग जी का तो क्या ही हाल था। मैं तो उस हाल को बयां भी नहीं कर सकती, तो आप लोग खुद ही समझ जाओ। पर याओ वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि विंग अभी उसके ऊपर था और बस थोड़ा स्पेस और शायद विंग और याओ की किस भी हो सकती है। यही सोचते हुए याओ अपने दिल ही दिल में खुश हो रहा था और वो विंग की तरफ एक ब्लैंक स्माइल के साथ बस देख रहा था। विंग को याओ के ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे थे, पर वांग जी वो क्लियरली समझ सकता था कि याओ के दिल में अभी क्या चल रहा है, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग के बारे में ऐसे वाइल्ड थॉट सोचने का हक सिर्फ हमारे वांग जी का है, क्योंकि विंग पर वांग जी का कॉपीराइट है। यही सोचकर वांग जी कर्टन के पीछे से बाहर आने ही वाला था, तभी उसके कानों में फिर से विंग की स्ट्रॉन्ग वॉइस आई, जिस वजह से वो अपनी ही जगह रुक गया। विंग ने याओ की तरफ थोड़ा गुस्से में देखते हुए कहा, याओ इतनी रात को तुम्हारा मेरे रूम में आना सही नहीं है, और वो भी तब जब मैं सोया हुआ हूँ। आगे से ऐसा कुछ मत करना और अब तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर विंग पलट गया, पर याओ तुरंत विंग के सामने आ गया और उसने अपनी सॉफ्ट ट्यून में कहा, नहीं तुम गलत समझ रहे हो विंग, मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं बस तुम्हें देखने आया था कि कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी, तुम गलत मत समझो। विंग ने याओ की तरफ फिर से एक सॉफ्ट स्माइल के साथ देखा और कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ, थोड़ा रेस्ट लूंगा तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अब तुम यहाँ से जाओ और आगे से बिना नॉक के मेरे रूम में आने की गलती मत करना। इतना बोलकर विंग ने याओ को अपने रूम से बाहर भगा दिया, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था। विंग ने भी वांग जी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो जानता है कि वांग जी इस रूम में है, और वो सीधा जाकर अपने बेड पर सो गया। वांग जी जानता था कि विंग बहुत ज्यादा शार्प है, अगर गलती से भी वांग जी विंग के आसपास जाने की भी कोशिश करेगा तो याओ की तरह ही पकड़ा जाएगा, जिसे सोचकर वांग जी थोड़ी देर उस कर्टन के पीछे ही छुपा रहा। उसने विंग का सोने का इंतजार किया और थोड़ी देर बाद विंग के सोने के बाद भी उसे घूरता रहा और बाद में वो भी अपने कॉटेज की तरफ निकल गया। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। यार इस बार मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे ऐसे भी कमेंट करने ही नहीं वाले। इतने सारे लोग देखते हैं पर कमेंट बिल्कुल नहीं आते। सो सीधा गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।